वेलकम टू ब्रैग्म बियॉन्ड बेसिक बीएमएस। आई एम डॉक्टर जावेद और मैं आपको इस चैनल पे रोग निदान पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्ट बेस्ड और क्लिनिकल अप्रोच के साथ, ताकि आप एग्जाम पास करने के साथ एक अच्छे डॉक्टर भी बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 1 का चैप्टर 3 का जो बाकी पोर्शन हमारा रह गया था वो आज हम कवर करेंगे। तो अगर इस चैप्टर की मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट टाइम भी देखी थी और आज भी वापस देख रहे हैं कि इस चैप्टर से मोस्टली शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रकृति परीक्षा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेसमेंट। 10वीं रोगी परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति का परीक्षण सबसे पहला और महत्वपूर्ण है। हमें पता है ना, 10वीं परीक्षा में क्या था, प्रकृति थी, विकृति थी, तो उसमें सबसे पहला कौन सा आता है? प्रकृति। प्रकृति का अर्थ है व्यक्ति का जन्मजात शारीरिक और मानसिक स्वभाव, मतलब ये गर्भधान के समय जब क्या होता है, स्पर्म और ओवम के संयोग से निर्धारित होती है। और क्या होते हैं, हमारे डेट तक सेम ही रहती है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ये शुक्र शुश्रु संहिता का श्लोक है, आपको याद कर लेना चाहिए। शुक्र शोणित संयोग यो भवे दोष उत्कटा प्रकृति जायते तेन तस्य में लक्षणम श्रेणु, मतलब माता पिता के शुक्र और शोणित के संयोग से समय में जो दोष वात पित्त कफ सबसे अधिक बलवान होता है, उसी से मनुष्य की होती है प्रकृति बनती है, फिर प्रकृति डिसाइड होती है। उसके बाद अगर बात करें प्रकृति के भेद की, तो आचार्य सुश्रुत और चरक के अनुसार प्रकृति के 7 भेद होते हैं। एक दोष 3 प्रकार का होता है, वात पित्त कफ, इन्हें निंदनीय और सदा रोगी रहने वाला माना गया। उसके बाद आता है द्विदोषज या फिर द्वंद्वज, 3 प्रकार का होता है, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। उसके बाद त्रिदोषज मतलब समधातुज 1 प्रकार का, ये सबसे बेस्ट और आरोग्यदायी प्रकृति है। उसके बाद बात करें वातज प्रकृति के लक्षण की, तो वात प्रकृति के लक्षण हमें पता ही है, रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, शीत और परुष। इन्हीं गुणों के कारण वातज प्रकृति वाले व्यक्ति के शरीर और मन में क्या विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे रुक्ष के कारण क्या, शरीर अत्यंत दुबला पतला होगा, रूखा और खुरदरा होगा, बाल फटे हुए मतलब स्प्लिट होंगे, और आवाज भारी और नींद कम आना। लघु मतलब चाल और आहार बहुत हल्का और चंचल होगा, शरीर का वजन कम होना। चल की बात करें, संधिया, होठ, आंख, जीभ और भौहें हमेशा क्या होती है, हिलती रहती है। मानसिक रूप से भी अस्थिर, मतलब जल्दी डरना, जल्दी दोस्त बनाना। उसके बाद बहू की बात करें तो बहुत ज्यादा बोलने वाला, शरीर की नसें सिराएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। शीघ्र की बात करें, जल्दी जल्दी काम करना, जल्दी घबराना, चीजों को जल्दी समझना, लेकिन उतनी जल्दी क्या करना, भूल जाना। ये क्या होते हैं, वातज प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण होते हैं। उसका शीत, ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, शरीर हमेशा ठंडा रहता है और कांपता है। परुष, सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ और शरीर के नाखून बहुत खुरदरे और क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जो वातज व्यक्ति होते हैं ना, कौवे, कुत्ते या गिद्ध के समान क्या होते हैं, चंचल होते हैं। सपने में वो अक्सर पहाड़ों या पेड़ों पर चढ़ता या आकाश में उड़ता हुआ दिखता है उसको। अगर बात करें पित्तज प्रकृति वाले की, तो पित्त के मुख्य गुण हमें पता ही है, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव्य, विश्र और कटु अमर। तो उष्ण की वजह से क्या गुण आएंगे, गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती, शरीर का रंग गोरा या फिर ताम्र वर्ण का होता है, चेहरे पर झाइयां, मुहासे और तिल बहुत होते हैं, और समय से पहले क्या होता है, बाल सफेद होना या फिर झड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें तीक्ष्ण की, पाचन शक्ति बहुत तेज होती है, मतलब बार बार भूख या प्यास का लगना। अत्यंत क्रोधी, कलेश सहन न करने वाला, पराक्रमी और दूसरों को दबाने वाला होता है। उसके बाद द्रव नेचर की, तो शरीर की संधियां और मांसपेशियां ढीली होती हैं, पसीना और मलमूत्र बहुत अधिक मात्रा में आता है। विश्व की बात करें, शरीर और पसीने से बहुत तेज दुर्गंध आती है। तो जो पित्तज व्यक्ति होता है, शेर, बाघ, बंदर या नेवले के समान कैसा होता है, क्रोधी और बहादुर होता है। सपने में वह आग, उल्का, बिजली या कनेर के फूल देखता है। उसके बाद बात करें कफज प्रकृति वाले पुरुष के लक्षण की, तो कफ के लक्षण हमें पता ही है, स्निग्ध, सलक्षण, मृदु, मधुर, सार, सांद्र, मंद, स्तिमित, ये सबसे क्या है, श्रेष्ठ एकल प्रकृति मानी गई है। अगर बात करें स्निग्ध, तो शरीर और त्वचा क्या होता है, अत्यंत चिकनी, चमकदार और सुंदर होती है। मृदु मतलब शरीर देखने में सुंदर, प्रिय और कोमल होता है। मधुर की बात करें, मांसपेशियां और धातुएं बहुत अच्छी तरह से विकसित होती है और वीर की अधिकता होती है। सार की बात करें, शरीर बहुत सुगठित, जोड़ बहुत मजबूत होते हैं, शरीर विशाल होता है। मन मतलब चलने की गति, काम करने की गति और पाचन सब बहुत धीमा होता है। स्थिर, मन बहुत शांत होता है, काम क्रोध जल्दी नहीं आता, स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, एक बार समझा हुआ कभी भूलते नहीं है। ये व्यक्ति सत्यवादी, क्षमाशील और दीर्घायु होते हैं। जो कफज पुरुष वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी व्यक्ति हाथी, हंस, वृष मतलब बैल और सिंह के समान राजसी चाल वाले होते हैं। सपने में वह कमल के फूल, तालाब, जलाशय और हंस बादलों को देखता है। अगर बात करें मानस प्रकृति, तो शरीर की तरह ही मन की प्रकृति होती है, जो सत्व, रज और तम गुणों पर आधारित है। आचार्य चरक और सुश्रुत ने टोटल कितने 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां बताई। तो सबसे पहले बात करें दैट इज सात्विक प्रकृति, मतलब कल्याणकारी या फिर ऑस्पिशियस।
सत्व गुण ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। इसके 7 प्रकार है: ब्रह्म, अर्श, इंद्र, याम्य, वारुण, कौबेर और गंधर्व। सत्य बोलना, दयालु होना, काम क्रोध ना करना, स्मृतिवान होना और धर्म का पालन करना। उसके बाद राजस प्रकृति मतलब 6 प्रकार का होता है, मतलब क्रोध प्रधान और पैशनेट, रजोगुण गति और क्रोध का प्रतीक है। इसके 6 प्रकार कौन कौन से हैं? आसुर, राक्षस, पैशाच, सर्प, प्रेत और शाकुन। मुख्य लक्षण की बात करें, सूरवीर होना लेकिन क्रूर होना, धोखा देना, ईर्ष्या करना, स्वार्थी होना और घमंडी होना या फिर घमंड करना। तामस प्रकार 3 प्रकार का होता है, मतलब मोह प्रधान या फिर इग्नोरेंट, तमोगुण अज्ञान और आलस्य का प्रतीक है। इसके 3 प्रकार है, दैट इज पाशव, मत्स्य और वनस्पति। मुख्य लक्षण की बात करें, बहुत अधिक सोना, केवल खाने पीने में मन लगा रहता है, ज्ञान की कमी होती है और डरपोक होते हैं। मॉडर्न कोरिलेशंस की बात करें तो प्रकृति को मॉडर्न में हम जेनेटिक्स या फिर फिनोटाइपिंग से रिलेट करते हैं, मतलब जेनेटिक्स, इपीजेनेटिक्स और फिनोटाइपिंग। जैसे क्या होता है, डीएनए हमारा डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल्स की फिजिकल ट्रेट को, मेटाबॉलिक रेट एंड ससेप्टिबिलिटी टू सर्टेन डिजीज। जैसे वातज प्रकृति इससे कोरिलेट करते हैं हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट, नर्वस सिस्टम काफी फास्ट होता है, मतलब ग्रेस्पिंग पावर काफी फास्ट होती है लेकिन रिटेंशन पावर काफी कम होता है। बीएमआई लो होती है, ड्राई स्किन होता है और कहता है किस चीज के लिए प्रोन होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एंड डीजेनरेटिव जॉइंट डिसऑर्डर्स के लिए। फिटनेस प्रकृति वाले क्या होते हैं, उनको बोलते हैं मीजोमॉर्फ। किससे रिलेट करते हैं, हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट, हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड सिंपैथेटिक डोमिनेंस। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग डाइजेशन और किस चीज के लिए प्रोन होते हैं, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड आर ससेप्टेबल टू इन्फ्लेमेटरी, एसिडिक एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए। अगर बात करें कफज प्रकृति वाले की, जिनको क्या बोलते हैं, एंडोमॉर्फ्स भी बोलते हैं, इनको किससे कोरिलेट करते हैं, दैट इज स्लो मेटाबॉलिक रेट, पैरासिम्पेथेटिक डोमिनेंस और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होता है। इनकी बोन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है और इनकी मेमोरी काफी एक्सीलेंट होती है। और किस चीज के लिए प्रोन होते हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड स्लगिश डाइजेशन के लिए। हम का साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग मतलब मानस प्रकृति वो हम मॉडर्न से कैसे कोरिलेट करते हैं, मतलब पर्सनालिटी साइकोलॉजी एंड ट्रेट थ्योरी, लाइक द बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। सात्विक अलाइन करता है इमोशनल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंस एंड राजसिक अलाइन करता है हाई न्यूरोटिसिज्म एंड टाइप ए एग्रेसिव पर्सनालिटी। तामसिक अलाइन करेगा डिप्रेसिव, लेथार्जिक एंड लो ड्राइव साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। जो भी इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं, आप एक बार गो थ्रू हो जाना। जैसे प्रकृति से आप क्या समझते हैं, सुख सोड़ी संयोगे यो भवे दो, श्लोक के आधार पर प्रकृति के निर्माण का वर्णन करना है। वातज प्रकृति वाले व्यक्तियों के शारीरिक और मानसिक लक्षण जैसे शरीर का दुबलापन, चंचलता आदि क्या होते हैं, विस्तार से बताएं। उष्ण और तीक्ष्ण गुणों के कारण पित्तज प्रकृति वाले व्यक्ति में कौन कौन से विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसके बाद आयुर्वेद में कफज प्रकृति को श्रेष्ठ क्यों माना गया, कफ के स्नेह स्थिर और मंद गुणों के कारण शरीर में क्या प्रभाव दिखते हैं। मानस प्रकृति के कितने मुख्य भेद हैं, सात्विक, राजस और तामस प्रकृतियों के सामान्य लक्षण संक्षेप में बताएं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें, दशवित रोगी परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति परीक्षा का विस्तृत वर्णन करें। वातज, पित्तज और कफज प्रकृतियों के शारीरिक, मानसिक और स्वप्न संबंधी लक्षणों की तुलनात्मक विवेचना करें। मानस प्रकृति का आयुर्वेद में क्या महत्व है, चरक और सुश्रुत के अनुसार वर्णित 16 प्रकार की मानस प्रकृतियां सात्विक, राजसिक और तामस का सविस्तार वर्णन करते हुए आधुनिक मनोविज्ञान से इसे प्रासंगिकता सिद्ध करें। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जन्म उत्तर प्रकृति। तो गर्भधारण के समय निर्धारित होने वाली जन्मजात प्रकृति के अलावा मनुष्य के जन्म के बाद बाहरी कारण जैसे देश, काल, जाति से भी शरीर और मन पर क्या गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, जन्म उत्तर प्रकृति, फिर एक्वायर्ड और इपीजेनेटिक कंस्टिट्यूशंस कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके कितने भेद बताए, तो हमें पता होना चाहिए 6 भेद बताए। कौन कौन से, दैट इज जातीय प्रसक्ता, कुल प्रसक्ता, देश प्रसक्ता, काल प्रसक्ता, वय प्रसक्ता और प्रत्यात्मनीयता। इन 6 कारणों से व्यक्ति में अलग अलग स्वभाव और शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं, आ जाती हैं। तो एक एक करके देखते हैं। दैट इज जातीय प्रसक्ता, मतलब रेश और कास्ट स्पेसिफिक, जिस जाति या वर्ण में जन्म हुआ उसके अनुसार स्वभाव बनना। जैसे प्राचीन काल में क्या होता था, ब्राह्मण जो शांत स्वभाव के होते थे और जो क्षत्रिय होते थे क्या था, सूरवीर स्वभाव के होते थे। कुल प्रसक्ता मतलब फैमिली और लीनियज स्पेसिफिक, एक ही परिवार या कुल में बहने वाले अनुवांशिक गुण, जी अनुवांशिक गुण। जैसे माता पिता के बालों का रंग या लंबाई बच्चों में आ जाना। देश प्रसक्ता मतलब ज्योग्राफिकल स्पेसिफिक, भौगोलिक स्थिति का प्रभाव। जैसे पहाड़ी इलाकों के लोग गोरे और ताकतवर होते हैं, जबकि गर्म इलाकों के लोग कैसे, सांवले होते हैं। अगर बात करें काल प्रसक्ता मतलब टाइम और एरा स्पेसिफिक, किस युग या समय में जन्म हुआ इसका प्रभाव। जैसे आज के समय में लोगों की आयु और बल बल क्या है, पहले से बहुत कम है ना। उसके बाद अगर बात करें वय प्रसक्ता मतलब उम्र के अनुसार स्वभाव बदलना। जैसे बाल्यावस्था में कफ की अधिकता से
चंचलता, वृद्ध अवस्था में वात की अधिकता से क्या है, रूखापन और कमजोरी। और प्रत्यात्मनियता मतलब इंडिविजुअल टेम्परामेंट, इन इसके बावजूद प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी होता है ना, ये जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यात्मनियता बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज विकृति परीक्षा, असेसमेंट ऑफ पैथोलॉजी और डिजीज ससेप्टेबिलिटी। 10वीं परीक्षा का दूसरा बिंदु दैट इज विकृति है। विकृति का अर्थ क्या है, रोग। चिकित्सक रोग का ज्ञान तो करता ही है, लेकिन 10वीं परीक्षा में विकृति परीक्षा का मुख्य उद्देश्य रोगी के बल अबल मतलब और रोगी की साध्य असाध्यता को जानना है। ये श्लोक चरक संहिता विमान स्थान का विकृतश्च इति विकृतरुच्यते विकार तत् विकारम हेतु दोषदुष्य प्रकृति देश काला बल विशेष लिंग लिंगितश्च परीक्षा, मतलब विकार को विकृति कहते हैं। रोग की परीक्षा उसके हेतु, दोष, दुष्य, प्रकृति, देश काल और बल के विशेष लक्षणों से करनी चाहिए। रोग बल का निर्धारण मतलब बलवान व्याधि मतलब जिस रोग में हेतु, दोष, दुष्य, प्रकृति, देश और काल ये सभी क्या है, रोग को बढ़ाने वाले हो, मतलब समान गुण वाले। उससे क्या होगा, क्या अगर दोष बहुत ही सीवियर होगा, जैसे वातज प्रकृति वाले को वातज देश में वातज काल में वातज रोग हो जाना, वो क्या होगा, बहुत ही भयंकर लक्षण उत्पन्न करेगा। उसके बाद मध्यम बल व्याधि मतलब जिसको मॉडरेट डिजीज भी कहते हैं, जिसमें कुछ कारण रोग को बढ़ाने वाले हो और कुछ रोकने वाले हो, उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट डिजीज। और हीन बल व्याधि मतलब जिससे सभी कारण रोग के विपरीत हो, जैसे पित्त प्रकृति वाले को वात रोग होना। इसके लिए क्या है, लक्षण बहुत कम देखने को मिलेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सार परीक्षा मतलब असेसमेंट ऑफ टिश्यू एक्सीलेंस। सार का अर्थ है विशुद्ध धातु। सार परीक्षा यह जानने के लिए की जाती है कि रोगी का कौन सा अंग या धातु अंदर से कितना मजबूत है। अक्सर दुबले पतले लोग भी क्या अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, यह उनकी सारता पर निर्भर करता है। ये श्लोक चरक संहिता विमान स्थान का है। सार्तश्यति शारण्य अष्ट पुरुषानाम बलमान विशेष ज्ञान अर्थम उपदिश्यन्ते ततरा त्वग रक्तमास में अस्थि मज्जा शुक्र सत्वम शतवान इति, मतलब मनुष्य के बल का सही ज्ञान करने के लिए 8 प्रकार के सार बताए गए। कौन कौन से, त्वक सार, रक्त सार, मांस मेद, अस्थि मज्जा, शुक्र सार और सत्व सार। अगर बात करें सार के लक्षण की, तो त्वक सार के लक्षण क्या है, इनकी त्वचा बहुत स्निग्ध, सलक्षण, कोमल, चमकदार और सुकोमल वाली होती है। ये लोग सुखी, ऐश्वर्यवान, बुद्धिमान और क्या होते हैं, दीर्घायु होते हैं। उसके बाद बात करें रक्तसार, इनके कान, आंख, मुख, जीभ, नाक, होठ, हाथ पैर के तलवे और नाखून क्या होते हैं, लाल रंग के होते हैं, चमकदार और सुंदर होते हैं। ये लोग बहुत ऊर्जावान, मेधावी और सुख को भोगने वाले होते हैं। इन्हें गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते। और बात करें मांसाहार, इनके शंख, माथा, गर्दन, गाल, जबड़े, कंधे, हाथी, हाथ पैर और संधियां मांस से भरी, सुडौल और भरी हुई होती है। ये लोग बहुत बलवान, धैर्यवान, क्षमाशील और भारी काम करने वाले होते हैं। उसके बाद मेष आता है, इनका शरीर बहुत स्निग्ध होता है, इनकी आवाज भी स्निग्ध होती है। ये लोग सुखी, धनवान और ऐश्वर्यवान होते हैं। अस्थिशार, इनकी एड़ी, टखने, घुटने, कोहनी, कॉलर बोन, दांत बहुत बड़े और मजबूत होते हैं। बहुत ऊर्जावान, बहुत मजबूत शरीर वाले और लंबे समय तक मेहनत करने वाले होते हैं। उसके बाद मॉडर्न कोरिलेशंस की, द सिक्स टाइप ऑफ जन्म उत्तर प्रकृति ब्यूटीफुल किसे कैप्चर करता है, दैट इज इपीजेनेटिक्स एंड द इन्वायरमेंटल हेल्थ। जैसे देश काल प्रसक्ता किससे कोरिलेट करता है, ज्योग्राफिक एंड द क्लाइमेटिक एडेप्टेशन, जैसे मेलानिन प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इक्वेटोरियल प्रॉक्सिमिटी, लंग कैपेसिटी एडेप्टेशंस इन हाई एल्टीट्यूड। कुल प्रसक्ता किससे कोरिलेट कर, फेमिलियल ट्रेट्स एंड द हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन टू डिजीज, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया। वह प्रसक्ता मतलब फिजियोलॉजिकल शिफ्ट ड्यू टू एजिंग, जैसे लॉस ऑफ कोलाजन, वात इंक्रीज इन ओल्ड एज। उसके बाद डिजीज ससेप्टेबिलिटी एंड प्रोग्नोसिस को किससे कोरिलेट करते हैं, दैट इज प्रोग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर। इफ अ पेशेंट विद अ रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज कॉन्ट्रैक्ट्स अ सीवियर पल्मोनरी इन्फेक्शंस ड्यूरिंग विंटर, मतलब इस टाइम क्या है कि मतलब विंटर में उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो सारे क्या है, सारे सिस्टम्स कफ को बढ़ाने वाले हैं, तो क्या होगा, प्रोग्नोसिस बहुत ज्यादा पुअर होगा। उसके बाद टिश्यू एक्सीलेंस मतलब मॉडर्न से कोऑर्डिनेट टिश्यू इंटीग्रिटी, न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड द इम्यूनोलॉजिकल रेजिलियंस। रक्तसार क्या होगा, ऑप्टिमल हीमोग्लोबिन लेवल, एक्सीलेंट पेरिफेरल परफ्यूजन एंड गुड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। उसके बाद मांससार, आइडियल लीन बॉडी, आइडियल लीन मसल मास, गुड प्रोटीन एसिमिलेशन एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी। अस्थिसार मतलब हाई बोन मिनरल डेंसिटी एंड ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी। और जो आपके एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ दिए गए। जन्म उत्तर प्रकृति किसे कहते हैं, आचार्य चरक द्वारा वर्णित इसके 6 वेदों का संक्षेप में वर्णन करें। 10वीं परीक्षा में विकृति परीक्षा का उद्देश्य क्या है, तत्र विकारम हेतु 200 श्लोक के आधार पर व्याधि के बल अबल का निर्धारण कैसे किया जाता है। सार परीक्षा से क्या तात्पर्य है, आचार्य चरक के अनुसार 8 प्रकार के सार
के नाम लिखें। उसके बाद रक्त क्षार पुरुष के शारीरिक लक्षण क्या होते हैं? आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसे किस प्रकार समझा जा सकता है? मांस सार और अस्थि सार वाले व्यक्तियों की शारीरिक बनावट और क्षमता में क्या अंतर होता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात करें, सार परीक्षा का आयुर्वेद चिकित्सा में क्या महत्व है? आचार्य चरक द्वारा वर्णित 8 प्रकार के सार पुरुष, जैसे त्वक, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्व के शारीरिक और मानसिक लक्षणों का सविस्तार वर्णन करें। 10वीं रोगी परीक्षा के अंतर्गत जन्म, उत्तर प्रकृति और विकृति की परीक्षा का विशेष वर्णन करें। चिकित्सा कर्म में रोग के बल और रोगी के बल को जानने क्यों अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज सहनन परीक्षा। मतलब सहनन का अर्थ है शारीरिक धातुओं का सम्यक संयोजन और संगठन। यह परीक्षा यह जानने के लिए की जाती है कि रोगी का शरीर कितना गठीला और मजबूत है। शहनन, साथी और स्वजन ये तीनों एक ही अर्थ वाले हैं। जिस व्यक्ति की अस्थियां समान रूप से बटी हों, संधियां मजबूती से बंधी हो, मांस व रक्त पूरी तरह से सुगठित हो, उसे सुसहत शरीर वाला कहा जाता है। सुसहत शरीर वाला पुरुष बहुत बलवान होता है। इसके विपरीत लक्षणों वाला पुरुष क्या होता है? अल्प बलवान होता है। प्रमाण परीक्षा कहने का मतलब, प्रमाण का अर्थ है शरीर के अवयवों की माप। आयुर्वेद में शरीर के अंगों की माप व्यक्ति की अपनी ही उंगलियों से की जाती है। जो पुरुष या स्त्री अपनी उंगली प्रमाण के अनुसार सही माप वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? दीर्घायु, बलवान, ओजस्वी, निरोगी और ऐश्वर्यवान होते हैं। इसके विपरीत माप वाले जैसे व्यक्ति क्या होंगे? कमजोर, अल्पायु होते हैं। आचार्य चरक ने संपूर्ण शरीर का माप 84 अंगुल बताया। उसके बाद बात के सातवें परीक्षा मतलब, सातवें का अर्थ क्या है? आहार या विहार जो निरंतर सेवन करने से व्यक्ति के शरीर के अनुकूल होते हैं। जैसे क्या होते हैं? सूक्ष्म आरोग्य प्रदान करें। जो शरीर के लिए अनुकूल हो उसे सातवें कहते हैं। सातवें और उपचय एक ही अर्थ को दर्शाते हैं। जो मनुष्य शरीर सातवें होता है वो क्या होता है? सबसे अधिक बलवान और स्वस्थ होता है। जो एक रस सातवें होता है वो क्या है? दुर्बल, कमजोर होता है। उसके बाद अगर बात करें सत्व परीक्षा की, सत्व का अर्थ है मन। ये मन ही शरीर का नियंत्रण करता है। सत्व परीक्षा से रोगी की पीड़ा सहने की क्षमता का ज्ञान होता है। ये चरक संहिता का श्लोक है, सत्वस्य इति सत्वम उच्यते मना तत्शरीरस्य तंत्र तंत्रक आत्म संयोगात्। मतलब सत्व का अर्थ मन है, यह आत्मा से जुड़कर संपूर्ण शरीर को तंत्र मतलब नियंत्रण करता है। बल के आधार पर सत्व 3 प्रकार का होता है। प्रबल सत्व मतलब ये लोग बहुत थोड़े शरीर वाले होने पर भी भयंकर पीड़ा को सह लेते हैं। मध्यम सत्य कहने का मतलब ये लोग दूसरों को धैर्य बताते थे, क्या समझाए जाने पर ही पीड़ा को सह पाते। और अवर सत्य कहने का मतलब ये लोग न तो स्वयं से और न दूसरों के समझाने से पीड़ा सह पाते। उनको क्या बोलते हैं? अवर सत्य। मतलब क्या? थोड़ी सी चोट या दर्द से ही रोने चिल्लाने लगते, बेहोश हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके बाद आहार शक्ति और व्यायाम शक्ति। आहार शक्ति मतलब व्यक्ति अग्नि बल का परीक्षण किया जाता है। इसके दो भाग है, दैट इज अव्यय आहार शक्ति। अव्यय शक्ति भोजन करने की क्षमता, मतलब व्यक्ति कितना खा सकता है। जड़न शक्ति मतलब खाए हुए भोजन को पचाने की क्षमता। बल और आयु दोनों मुख्य रूप से जड़न शक्ति का पर ही निर्भर करते हैं। व्यायाम शक्ति रोगी के कर्म करने की क्षमता को व्यायाम शक्ति कहते हैं। यह भी प्रवर, मध्यम और अवर के रूप में 3 प्रकार की होती है। उसके बाद बात करें वय परीक्षा मतलब, वय का अर्थ है शरीर की वो अवस्था जो काल के अनुसार बदलती रहती है। आयुर्वेद में वय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया, बाल्यावस्था, मध्य अवस्था और जीर्ण अवस्था। बाल्यावस्था कहने का मतलब चरक आचार्य चरक के अनुसार अप टू 30 ईयर्स। इस अवस्था में कफ दोष की प्रधानता होती है। शरीर की धातुएं अपरिपक्व होती हैं। इसमें 16 वर्ष तक धातुएं बढ़ती हैं और 30 वर्ष तक पूरी परिपक्व हो जाती है। मध्य अवस्था मतलब 30 से लेकर 60 ईयर्स तक। इस अवस्था में पित्त दोष की प्रधानता होती है। व्यक्ति का बल, ओज, पौरुष और धातुएं अपने चरम पर होती है। फिर लास्ट में आता है जीर्ण अवस्था मतलब ओल्ड एज, 60 टू 100 ईयर्स। इस अवस्था में वात दोष की प्रधानता होती है। शरीर की धातुएं, इंद्रिय बल और पौरुष धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होने लगते हैं। तो सुश्रुत ने बाल्यावस्था 16 वर्ष तक बताया, मध्य अवस्था 70 ईयर्स तक बताया और वृद्ध अवस्था 70 के बाद मानेगी। मॉडर्न कोरिलेशंस की बात करें, यदि सानन परीक्षा किससे अलाइन करता है? बॉडी मास इंडेक्स, मस्कुलोस्केलेटल इंटीग्रिटी और लीन बॉडी मास। प्रमाण परीक्षा किससे? क्लिनिकल एंथ्रोपोमेट्री, मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी। क्या करता है? बॉडी प्रोपोर्शंस लाइक आर्म स्पैन टू हाइट रेशियो। क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स, मार्फन सिंड्रोम और ड्वार्फिज्म, इन चीजों को डायग्नोस करने के लिए। उसके साथ में मतलब इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस मतलब एलर्जन टॉलरेंस, गट माइक्रोब एडेप्टेबिलिटी, इपीजेनेटिक डाइट एडेप्टेशन। और सत्व मतलब साइकोलॉजिकल रेजिलियंस, किससे कोरिलेट करते हैं? दैट इज पेन टॉलरेंस, रेजिलियंस एंड कोपिंग मैकेनिज्म। आहार एंड व्यायाम साथ में, तो आहार साथ को किससे? मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। व्यायाम शक्ति को किससे कोरिलेट करते हैं? दैट इज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड वीओ2 मैक्स। और वह
वह मतलब जेरोंटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक पैथोलॉजी को किससे कोरिलेट करते हैं, दैट इज एज स्पेसिफिक एपिडेमियोलॉजी। कफ, वो ठीक है, कफ डोमिनेंस इन चाइल्डहुड एक्सप्लेन द हाई इंसिडेंस ऑफ पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। पित्त क्या होता है, मिडल एज किससे, स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर्स एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। और वात डोमिनेंट कब होता है, इट इज ओल्ड एज में, तो कैसे, डीजेनरेटिव डिजीज लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, अल्जाइमर्स एंड सार्कोपिनियास। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लंग साधारण परीक्षा का क्या तात्पर्य है, सम सुविभक्त अस्थि सुबद्ध संधि श्लोक के आधार पर एक सुगठित शरीर के लक्षण बताएं। आयुर्वेद में सातवें का क्या अर्थ है, सर्वरस सातवें और एक रस सातवें व्यक्तियों के बल में क्या अंतर होता है। सत्व परीक्षा का रोगी के परीक्षण में क्या मत है, प्रवर, मध्यम और अवर सत्य वाले रोगियों की पीड़ा सहने की क्षमता में क्या अंतर होता है। आहार शक्ति परीक्षा के अंतर्गत किन दो मुख्य बातों का परीक्षण किया जाता है, इसका रोगी के बल से क्या संबंध है। आचार्य चरक के अनुसार वय के कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं, वो बताइए। प्रत्येक अवस्था बल मध्य जीर्ण में किस दोष की प्रधानता होती है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे दशविध रोगी परीक्षा के अंतर्गत शहनन, प्रमाण और साथ में सत्व परीक्षा का विस्तृत वर्णन करें। चिकित्सा कर्म में इन परीक्षाओं के आधार पर रोगी के बल का निर्धारण कैसे किया जाता है। आयुर्वेद में वय परीक्षा का सविस्तार वर्णन करें। बाल्य अवस्था, मध्य अवस्था, जीर्ण अवस्था के शारीरिक और दोष अनुसार लक्षण की तुलना करते हुए आधुनिक जेरोंटोलॉजी से इसकी प्रासंगिकता सिद्ध करें। इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे क्यूरियस, स्टे क्लिनिकल। मैं हूं डॉक्टर जावेद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।